हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आप सभी को प्रेमचंद की कहानियों की दुनिया में ले चलूंगी। तो हिंदी साहित्य में कहानी लेखन की परंपरा तो शुरू हो चुकी थी और कथ्य शिल्प संवेदना की दृष्टि से उसने कहा था कहानी जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित है और 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, से हो चुकी थी। यह कहानी बेजोड़ थी। मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियों का संसार बहुत बड़ा है और विविधता से भरा हुआ है। वह अपने समय के उत्तर भारत के शब्द रूप है। प्रेमचंद की दृष्टि वैज्ञानिक और प्रगतिशील है, किंतु वे अपनी कहानियों को जनमानस द्वारा अंगीकृत कराते हैं और भाषा शैली की दृष्टि से भी प्रेमचंद की कहानियां बेजोड़ हैं और जनमानस को छूती हैं। हिंदी में कहानी विधा जो है वो यूरोप से आई। प्रेमचंद के हाथों में कहानी जो है वो ठेठ भारतीय बन गई। उन्होंने कहानी विधा में भारतीय जीवन के यथार्थ और आदर्श और विकास सबको एक साथ घुला मिला दिया। प्रेमचंद की कहानियां स्वाधीनता संग्राम के आदर्श से ओतप्रोत हैं। कहानी पात्रों पर उस युग की समग्र चेतना का प्रभाव पड़ा है। आदर्शवाद उस युग के व्यवहार में भी दिखाई पड़ता है, क्योंकि उस समय गांधी जी के आह्वान पर हजारों लाखों की संख्या में लोग सत्याग्रह करते थे, जेल जाते थे और विदेशी कपड़ों की होली जला रहे थे और खद्दर पहनते थे, चरखा चलाकर सूत काटते थे और उन्हीं सूत से बने हुए कपड़ों को पहनते थे। सरकारी नौकरी जो इंडियन करते थे वो नौकरियों से त्यागपत्र दे रहे थे। तो यह उस युग में हृदय परिवर्तन था लोगों का। तो यह हृदय परिवर्तन प्रेमचंद की कहानियों के पात्रों में एकदम साफ तौर पर दिखाई पड़ता है। जैसे उनकी कहानी हम नमक का दरोगा पढ़ें या इस्तीफा, मैकू, परीक्षा, ये सभी कहानियां आदर्शवाद से ओतप्रोत दिखाई पड़ती हैं। प्रेमचंद की संवेदना जो है वो बहुत व्यापक है और गंभीर भी है। इनकी कहानियों में नारी के विविध रूप दिखाई पड़ते हैं। देखिए, जैसे बूढ़ी काकी की कहानी है, उसमें जो बूढ़ी काकी का चरित्र है वो कितना हास्यास्पद है और अजीब तरह का रोल है उस बूढ़ी काकी का जो पात्र है। और कहीं एक उनकी सौतन कहानी है जिसमें आप देखिए कि उस महिला पात्र को बच्चा नहीं होता है, वो अपने पति पर दबाव डालती है कि दूसरी शादी कर ले। और जब दूसरी शादी होती है और वो दूसरी महिला घर में आती है, उसके बाद पहली पत्नी का व्यवहार कैसे बदलता है, पति का व्यवहार कैसे बदलता है, फिर वह महिला दुखी होकर जाकर नदी में डूबकर आत्महत्या कर लेती है। तो इनकी कहानियों में नारियों का चरित्र कई तरह से सामने आता है। इनकी एक कहानी है जिसमें एक महिला पात्र को बच्चा नहीं होता है और देवरानी के बच्चे से बहुत घृणा करती है, नफरत करती है। लेकिन जब वही बच्चा छत से गिरने लगता है तो वही औरत जो नफरत से भरी होती है उस बच्चे को देख करके दौड़कर उस बच्चे को बचाने के लिए स्वयं गिरने लगती है। तो इस तरह से नारी पात्र का हृदय परिवर्तन भी प्रेमचंद जी अपनी कहानियों में दिखाते हैं। तो नारी के बहुत से स्वरूप इनके कहानियों में दिखाई पड़ते हैं। जैसे प्रेमचंद जी बाल मनोविज्ञान के भी जानकार थे। इनकी एक कहानी है जो ईदगाह है, जिसमें एक छोटा बच्चा अपने दादी के लिए चिमटा खरीदने के लिए कैसे प्रयास करता है, कैसे पैसे को जोड़ता है। तो उसका बाल मनोविज्ञान बच्चे का प्रेमचंद जी ने बहुत अच्छे से ईदगाह कहानी में दिखाया है। तो प्रेमचंद जी बाल मनोविज्ञान के भी मर्मज्ञ थे। प्रेमचंद की कहानियों में पशु पक्षियों को भी महत्वपूर्ण स्थान मिला हुआ है। जैसे दो बैलों की कथा में हीरा मोती का जो चरित्र है वो दिखाता है। तो जो हीरा मोती का चरित्र है दोस्तों, वह प्रतीकात्मक है। वह स्वाधीनता संघर्ष के रूप में ही हीरा मोती का पात्र गढ़ा गया है। अब पूस की रात में जो झबरा कुत्ता है उसका चरित्र आप देखिए प्रेमचंद जी कैसे गढ़ते हैं। तो हिंदी पाठकों के हृदय में प्रेमचंद जी के जो पात्र हैं वो घर घर जाते हैं। अगर आप उनका कोई भी कहानी पढ़ते हैं तो दिलो दिमाग पर उस पात्र जो है वो छा जाता है। अब आगे आते हैं, प्रेमचंद की जो ऐतिहासिक कहानियां हैं
उन्होंने ना के बराबर लिखी है। केवल 1 या 2 कहानी इनकी मिलती है, जिसमें शतरंज के खिलाड़ी प्रमुख है। इसमें विलासिता से भरपूर जीवन को दिखाया गया है। उन्होंने रामविलास शर्मा जी प्रेमचंद जी के बारे में लिखते हैं कि यह कबीर के बाद हिंदी के सबसे बड़े व्यंग्यकार हैं। एक व्यंग्यकार के रूप में इनकी कहानी है मोती राम शास्त्री, जो व्यंग्य की कैटेगरी में ही आती है। कथा साहित्य में आधुनिकता का एक बड़ा लक्षण है अलौकिक शक्तियों, रूढ़ियों, मिथकों को अलग रखकर बोध के आधार पर प्रबंध तत्व का गठन। प्रेमचंद की अंतिम कहानियों में एक है कफन दोस्तों, जो 1930 में लिखी गई है और 1936 में प्रेमचंद जी का निधन होता है। कफन कहानी इनकी बिल्कुल यथार्थ के करीब है, उसमें आदर्शवाद का कहीं भी झलक दिखाई नहीं पड़ता है। यह ऐसी कहानी है जो एक मन में घृणा पैदा करती है दोनों पात्र को देख करके। इस कहानी का मुख्य पात्र है बाप बेटा, यानी घीसा और माधव। उसी के चरित्र पर यह कहानी बुनी गई है और उसकी जो बहू है घीसा की, वो आर्थिक तंगी गरीबी में मर जाती है और उसके मरने के बाद इनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब रहती है कि ये कफन के पैसे भी बाप बेटा नहीं जोड़ पाते हैं। तो गांव के लोग चंदा इकट्ठा करके जो कुछ रुपए होते हैं वो इन दोनों को दे देते हैं कि कफन खरीद करके अंतिम क्रिया करें। और ये ऐसे पाशविक प्रवृत्ति के बन जाते हैं इन गिरे हुए परिस्थितियों में पड़कर कि ये उन कफन के पैसों से ही शराब पी करके दोनों बाप बेटा और नाली में गिर जाते हैं और कहानी का यही अंत होता है। तो दोस्तों, इस कहानी में जो घीसा माधव का पात्र है वह अमानवीय है और स्वार्थ से भरा हुआ है। इसी भ्रम में कुछ लोग ऐब्स पात्र भी कहते हैं, लेकिन इस व्यवहार के पीछे जो पार्श्विक परिस्थितियां हैं जो वे झेलते हैं, उस सब से मानवीय व्यवहार की आशा करना ही मूर्खता है। ऐसी परिस्थितियों में हम नैतिक मूल्यों की बात करें या मानवीय व्यवहार की बात करें, वह संभव हो ही नहीं सकता है। जिसे उसे नहीं करना चाहिए वह व्यक्ति वही कार्य करता है, क्योंकि वह विवश व लाचार होता है। कुछ ऐसी परिस्थितियों में लोग, यानी कहने को इंसान ही होते हैं, लेकिन वो इस तरह से पलते बढ़ते हैं कि उनके लिए सत्य असत्य, पाप पुण्य का कोई मायने नहीं रखता है, केवल अपनी जरूरत पूरा करना होता है। तो ये जो कफन कहानी है, जो इसके पात्र घीसा माधव है, वो इसी तरह के पात्र हैं और यही कहानी की सबसे बड़ी विडंबना है। और क्या कहें, हमारे समाज में भी कहीं कहीं ऐसी विडंबनाएं देखने को मिलती हैं। प्रेमचंद जी के बाद विविध तरह की कहानियां हमारे हिंदी साहित्य में लेखकों के द्वारा लिखी जा रही हैं। जैसे बाद में प्रगतिशील कहानी आए, प्रमुख प्रगतिशील कहानीकारों में यशपाल जी हैं, मनोवैज्ञानिक कहानीकार आए, मार्क्सवादी, धार्मिक, राजनैतिक, पारिवारिक, स्त्री पात्रों पर सभी तरह की कहानियां हिंदी साहित्य में लिखी जा रही हैं। और हिंदी साहित्य में जो कहानी है वह दोस्तों सबसे लोकप्रिय विधा है। तो आप लोग को जहाँ कहीं भी कहानी मिले किसी भी अच्छे साहित्यकार की, तो आप लोग कहानी अवश्य पढ़ें। यह बहुत अच्छी विधा है और कहानी पढ़ने से दोस्तों मन मस्तिष्क भी फ्रेश होता है और अच्छा महसूस होता है। और हमारे देश समाज में क्या हो रहा है वो साहित्यकार कहानियों के माध्यम से दिखाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब हमारे चैनल को अवश्य करें। थैंक यू।